एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस ये चैप्टर 4 है हमारा और ये पार्ट 2 है हमारा। इस पार्ट 2 में फिर से मैं आप सभी के लिए अध्याय 4 लेके आया हूँ, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसके आगे भी आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को पार्ट 2 में संलग्न किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th होम साइंस वन शॉर्ट वीडियो का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहता है अध्याय 4 खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। ये हमारा जो चौथा चैप्टर है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के सिलेबस को देख लेना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के प्रस्तावना को पढ़ना है। इसके बाद इसके महत्व को पढ़ना है। मूलभूत संकल्पनाएं इसके VBI रहेंगे, क्योंकि जितने भी चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो उस सभी के मूलभूत संकल्पनाएं जो है वो पूरे चैप्टर का एक प्रकार का सारांश होता है। इसके अलावा खाद्य विज्ञान, खाद्य संसाधन, खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य संसाधन और इसके संरक्षण का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, संसाधन की सीमा और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और जीविका की तैयारी, इसमें हम कैसे अपने जीविका को, अपने नौकरी को लगा सकते हैं और नौकरी इसमें कर सकते हैं। कौन कौन से इसके कार्य के क्षेत्र हैं जिसमें हम अपने आजीविका को अर्जित कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में भी हम खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चौथे चैप्टर से। सबसे पहले हम इस चैप्टर के प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि प्राचीन काल से, ये बातें आज की नहीं हो रही है, आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले की अगर हम बात कर लें तो उस समय भी फूड को प्रोसेस किया जाता था। मतलब खाद्य पदार्थ जो हम भोजन करते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए एक उनके साथ स्टेप किया जाता था, प्रोसेस किया जाता था। तो यही हमारा इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से प्रस्तावना के रूप में है। जैसे कि आप देख लीजिए, फसल काटने के बाद कई बार आपने देखा होगा कि फसलों का भंडारण किया जाता है। तो ये भंडारण क्यों किया जाता है, और भंडारण करने से पहले भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो भंडारण करने से पहले अनाजों के साथ किया जाता है। जैसे हमने खेतों से किसी भी प्रकार के फसल को काटा तो सबसे पहले उसको साफ करके, उसके भूसे को निकाल के, फिर उसको अच्छे से सुखा लिया जाता है, उसके मॉइस्चर को खत्म किया जाता है। क्योंकि अगर किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर मॉइस्चर को खत्म कर दिया जाए तो वो लंबे समय तक टिका रहता है। तो ऐसा ही है कि फसल काटने पर अनाजों को क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है, ताकि उसका सुरक्षा काल, मतलब उसका जो लाइफ है वो बढ़ाया जा सके। पहले के समय में खाद्य पदार्थों का संसाधन मुख्य रूप से उसके सुपाच्यता, मतलब हम अपने शरीर में उसको किस प्रकार से पचा सकते हैं, उसके स्वाद को सुधारने के लिए, खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। कई बार आपने देखा होगा कि जो फूड प्रोसेस होता है वो कई कारणों से होता है। पहला कारण तो ये है कि उसे हम लंबे समय तक बचा के रखें। दूसरा ये है कि उसके स्वाद में हम थोड़ा सा सुधार कर सके। तीसरा कारण ये है कि जब आगे किसी कारणवश हमारे फसलों में अगर कमी हो जाए तो हम उन फसलों का उपयोग अपने जीवन को चलाने के लिए कर सके। हमारे देश में इसके कुछ मुख्य उदाहरण है, जैसे अचार है, मुरब्बा है, पापड़ है। ये सब ऐसे खाद्य पदार्थ है जो काफी लंबे समय तक प्रोसेस करके रखा जाता है। घर में भी आपने देखा होगा, अचार जो बनते हैं, आम के हो जाए या किसी अन्य प्रकार की चीजों के ही क्यों ना हो, तो उसे लंबे समय तक बचा के रखने के लिए या फिर लंबे समय तक उसको सेवन करने के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार के उदाहरण हमारे भारत में भी है, जो कई प्रकार की सब्जियों के साथ भी किया जाता है, फलों के साथ भी किया जाता है, दालों के साथ भी किया जाता है। आज तो इसके बहुत सारे अच्छे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि आप अगर बड़े बड़े शहरों में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह में रहते हैं, तो आपको पता है कि हर तरह की सब्जी, हर तरह के फल हर समय मौजूद होता है। आप जब चाहो तब आम खा सकते हो, जब चाहो तब आप केला खा सकते हो, जब चाहो आप गोभी खा सकते हो। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है कि इन फल, फूल, सब्जी, अनाजों को प्रोसेस किया जाता है। इनको लंबे समय तक सुधार के रखने के लिए बड़े बड़े टैंकरों में बर्फ का या फिर एयर कंडीशनर रूम का उपयोग किया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं, खाद्य संसाधन किसे कहते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और खाद्य उत्पादन क्या होता है। देखिए खाद्य विज्ञान जो सबसे पहला पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र है खाद्य विज्ञान। देखिए विज्ञान का मतलब होता है साइंस।
और जो चीज खाने के ऊपर वैज्ञानिक तरीकों से किया जाए उसे हम खाद्य विज्ञान कहते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार का क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे कि रसायन हो गया, भौतिकी हो गया, पाक कला हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, इन सभी का अनुप्रयोग शामिल है। कहने का तात्पर्य ये है, अर्थात मतलब ये है कि जब हम भोजन को एक मतलब रसायन के माध्यम से, भौतिकी के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, सूक्ष्म जीव के माध्यम से उनको प्रोसेस करते हैं ना, उसमें हम साइंस का उपयोग करते हैं ना, तो ये खाद्य विज्ञान हो जाता है। इसमें फसल को जब हम उगाते हैं और काटते हैं, इससे लेकर भोजन के पकाने तक की सारे स्टेप को फॉलो किया जाता है। खाद्य विज्ञान का मतलब यही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक तरीके से भोजन बनाना ही खाद्य विज्ञान है, ऐसा नहीं है। कृषि करना, बीजों को उगाना, खेती करना, सिंचाई करना, फसलों को काटना, भंडारण करना, उसको साफ सफाई करके फिर भोजन के रूप में उपयोग करना, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो खाद्य विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है, इसमें फसल काटने से लेकर भोजन पकाने एवं खाने के सभी तकनीक पहली जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि इसमें हमारा जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो खेती करने से लेके भोजन ग्रहण करने तक के क्रियाकलापों को ऐड किया जाता है। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक रासायनिक पहलुओं से संबंध रखते हैं। देखिए, खाद्य जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इन्हीं चीजों के ऊपर अपना रिसर्च करते हैं, वो इनके साथ रसायन के माध्यम से या भौतिक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हमें खाद्य की प्रकृति एवं गुणों को समझने में इससे मदद मिलता है। किस प्रकार के भोजन की प्रकृति अर्थात नेचर किस तरह का होता है, इसे समझने के लिए खाद्य विज्ञान आवश्यक है। अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर कुछ खास समय में कुछ खास प्रकार के भोजन को आपको करने से मना कर देते हैं। जैसे कि ऑपरेशन के समय में आपको दूध इन सब का सेवन नहीं करना होता है, गोभी का सेवन नहीं करना होता है। इसे लोकल लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं ना कि ये बातर होता है, मतलब ये आपके सूखे हुए घाव को पुनः दोबारा जगा सकता है। तो ये हमें पता कैसे चला, इनकी जानकारी हमें हासिल कैसे हुई? तो ये जानकारी हासिल हुआ हमें ऐसे लोगों के माध्यम से जो खासकर खाद्य विज्ञान के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो इस प्रकार के साइंटिस्ट हैं, जिनको हम खाद्य वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गोभी का प्रकृति कैसा होता है, आलू का प्रकृति कैसा होता है, चावल का प्रकृति कैसा होता है, दाल का प्रकृति कैसा होता है, और किस किस समय में किस प्रकार के भोजन को वर्जित करना चाहिए अर्थात नहीं खाना चाहिए, और किन किन समयों में किन किन प्रकार के भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य संसाधन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। खाद्य संसाधन किसे कहते हैं? यह ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है, मतलब इसके अंदर भी कुछ नए नए तरीके और कुछ कुछ नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जो कच्ची सामग्री को तैयार कर या आधे तैयार कर उत्पाद में बदल लेता है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि अगर हमने गोभी को, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके समझ में आने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे घर में मैंने गोभी लाया। अब गोभी को लंबे समय तक तो हम अपने घरों में नहीं रख सकते, या फिर आप ऐसा देख लीजिए कि आज हमने गोभी को काट लिया और सोच रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद इसका सब्जी बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे समय में लोग अक्सर क्या करते हैं, गोभी को फ्राई कर देते हैं। गोभी को फ्राई करने का मतलब है कि गोभी का मॉइस्चर जो होता है वो गायब हो जाता है। या आपको शायद पता ना हो, लेकिन हमने देखा है कि हमारे गांव में ना गोभी को सुखा के उसका सूखा बनाया जाता है, और पूरे साल हम उस सूखे हुए गोभी का इस्तेमाल करते हैं। मछली को ले लीजिए, आप बंगाल वगैरह में चले जाओ तो मछलियों को सुखा कर उसे पैक किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक चल सके। इसमें मुख्य कारण क्या है? तो इसके अंदर के जो मॉइस्चर होते हैं, जो पानी होते हैं, उसको खत्म कर दिया जाता है और फिर ये लंबे समय तक चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह खाद्य पदार्थों को आकर्षक, विपणन योग्य और अक्सर लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादों में बदल देता है। देखिए, आकर्षक कहने का मतलब है इन सभी कार्यों से खाद्य पदार्थ जो है जिसको हम सेवन करते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और विपणन योग्य कहने का मतलब है कि उसका व्यापार या फिर अगर उसे हम बेचना चाहे तो आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अक्सर आजकल के समय में आपने फास्ट फूड या जंक फूड के बारे में देखा होगा कि लोग अक्सर अपने ठेले होटल में आधा बना हुआ सामान रखते हैं। जैसे मोमोज की बात कर लो, आपको पता है कि मोमोज आपका तैयार रहता है, बस उसे
आधा तो तैयार ही रहता है, बस उसे पकाया जाता है, स्टीम किया जाता है और स्टीम करने के बाद उसका सेवन किया जाता है। ऐसा ही कुछ फिंगर के साथ भी होता है। आलू को हाफ फ्राई पहले से रखा जाता है, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है उसको फुल फ्राई करके मसाले वसाले डाल के चटपटा बना के लोगों को दे दिया जाता है। तो ये खाद्य संसाधन के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य प्रसंस्करण का क्या अर्थ होता है। खाद्य प्रसंस्करण को समझ लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ है खाद्य पदार्थों की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए उन्हें अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाना। खाद्य प्रसंस्करण का सीधा अर्थ यही होता है, हम किसी भी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उनको सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखने के लिए, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण का अर्थात फूड प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। इसमें उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, मतलब उनकी जो आयु होती है वो बढ़ जाती है और साथ ही साथ उनके मूल गुणों को भी लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। इसके लिए भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आपको पता है कि हमारे भारत की अगर हम बात कर ले, खासकर अगर मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूं, तो आपको पता है कि सभी के घर में ना डेली जूस निकाल के पीना असंभव है। जो खासकर जो बड़े लोग हैं तो उनके लिए ना बहुत सारे जूस जो आते हैं वो पहले से बनाए होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डाबर है, रियल है, ये सब क्या करती है, जूस को बना के पैकेट में बंद करके लोगों तक पहुंचाता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो उनके साथ उनका सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, उसको कई अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। और हालांकि अगर आपने पोमोग्रेनेट का अगर जूस लिया है, अगर अनार का जूस लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा, आप पीने के बाद बीमार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके मूल गुणों को भी लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। और ये सब जो है ये खाद्य प्रसंस्करण के एक अच्छे उदाहरण के रूप में है। ऐसी प्रक्रियाएं खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है। पॉइंट हमारा कहता है खाद्य उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए खाद्य उत्पादन में क्या होता है कि पदार्थों की बढ़ती हुई मांग को, अब कोई भी पदार्थ का मांग तभी बढ़ता है ना जब जनसंख्या बढ़ता है। जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो आपके भोज्य पदार्थों का डिमांड भी बढ़ेगा। तो खाद्य उत्पादन कहने का मतलब है खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना। तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, इस प्रकार से भोज्य पदार्थों का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांत का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर इसको तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि बहुत सारे लोगों को आलू के चिप्स खाने की आदत है और इसकी डिमांड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अब इनके सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या होता है, जनसंख्या के डिमांड को पूरा करने के लिए इसके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। जहां पहले 5 लाख पैकेट किया जाता था, अब 15 लाख पैकेट किया जाता है। आगे अगर डिमांड और बढ़ेगा तो उसे 50 लाख किया जाएगा। तो ये खाद्य उत्पादन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। अब खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ है, तो देखिए मैं तो शुरुआत से ही बताया हूं कि ये बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। वर्ष 1810 में निकोलस एप्पर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक महत्वपूर्ण घटना था। अब देखिए 1810 में निकोलस एप्पर्ट ने जो खाने के चीजों को डब्बे में बंद किया, ये सबकी नजर में आया, लेकिन भारत के इतिहास में लंबे समय से अचार बनाने की प्रक्रिया किसी ने नहीं देखा। क्योंकि हमारे भारत में तो लंबे समय से, हम तो मसाले के लिए ही जाने जाते थे ना। हमारे देश को अगर सोने की चिड़िया कहा जाता था तो किन कारणों से, हमारे यहाँ के कपास के कारण, हमारे यहाँ के मसालों के कारण। तो इन चीजों में मैं हालांकि यहाँ पे 1810 की ही बात कर लेता हूँ। इसमें पहली बार क्या हुआ, निकोलस एप्पर्ट एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने पहली बार खाद्य पदार्थ, मतलब जो भोजन हम करते हैं उसको डब्बे में बंद करके लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जो घटना थी वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। खाद्य पदार्थों की डब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब डब्बा में बंद करके किसी भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के कारण खाद्य संरक्षण तकनीक जो था, मतलब जो भोजन के चीजों को सुरक्षित करने की टेक्नोलॉजी थी, इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि अब आज के समय में आप देख लो कि डब्बा बंद खानों का कितना डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। पैकेट बंद ड्राई फ्रूट्स ले लो, चिप्स ले लो, कुरकुरे ले लो, बहुत सारी चीजें आती हैं, अचार ले लो, इन सभी चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके बाद वर्ष
वर्ष 1864 में लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब के खराब होने पर शोध किया गया। मतलब पहले जो अंगूर से शराब बनाया जाता था वो लंबे समय तक संभाल के नहीं रखा जा सकता था। आज के समय में आप देखते हो कि बोतल में शराब बंद करके सालों साल चलता रहता है, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि शराब कच्चा हुआ करता था, तो वो 1 2 3 3 दिन के बाद ना वो खराब होना शुरू हो जाता था। तो लुई पाश्चर, मेरे को लगता है ये बेवड़ा रहा होगा, पियक्कर रहा होगा, इसने सबसे पहले किस अंगूरी शराब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसको खराब होने से कैसे बचाया जाए इसके बारे में उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक आधार देने की शुरुआत यहीं से थी। अंगूरी शराब जो था उसको खराब होने के अतिरिक्त पाश्चर ने अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध को खट्टा होने पर भी शोध किया है। आपको पता है पाश्चर के नियम में आपको दूध के बारे में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है साइंस में, ये दारू शराब अल्कोहल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लुई पाश्चर ने रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पाश्चरीकरण अर्थात निर्जीवीकरण प्रक्रम को विकसित किया। मतलब कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हुआ करते थे जिसमें सूक्ष्म जीव आ जाया करता था। अब सूक्ष्म जीव आने के कारण यदि हम उसका सेवन करते तो वो हमारे शरीर को भी बीमारी रोगग्रस्त कर देता। तो ऐसे में लुई पाश्चर ने ये किया कि भोज्य पदार्थ के अंदर जीवाणुओं को कैसे नष्ट किया जाए और उसे लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए। पाश्चीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये जो पाश्चीकरण आया या फिर निर्जीवीकरण आया, ये भोज्य पदार्थ के अंदर से सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य संसाधन और संरक्षण के महत्व। अब हम खाद्य संसाधन और इसको सुरक्षित रखने का क्या महत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा खाद्य पदार्थों को रेडीमेड पदार्थों में बदला जाना। आज के समय में भी आप देख लो कि कैसे लोग रेडीमेड खाने की चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें पसंद आता है डब्बा बंद खाना, उन्हें पसंद आता है प्रोसेसिंग फूड या जंक फूड या ड्राई फूड, ये सारी चीजें जो हैं वो रेडीमेड वो ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब ऐसा खाना आया, पैकेट फाड़ा और उसको खा लिया, ये खाना लोगों को मतलब ऐसा हालत हो गया है कि लोग खाना बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहते ही नहीं, इसलिए वो ज्यादातर रेडीमेड खानों को खाना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है पदार्थों को अधिक उपयोगी सामग्री और लंबे समय तक अस्थायी रहने योग्य और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में बदलना। अब दूसरा प्रोसेस है इसके महत्व में कि जो भी हम भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना, उनके गुणवत्ता को बनाए रखना, उनके स्वाद को बनाए रखना और पदार्थों को, बहुत सारे जूस ऐसे हैं जिनको पेय पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया भी खाद्य संसाधन और संरक्षण के अंदर महत्वपूर्ण कदम था। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है खाद्य पदार्थों के संसाधन करने से भंडारण, लाने ले जाने, स्वाद और सुविधा में बढ़ोतरी करना। अब जिस प्रकार के भोज्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं उसके स्वाद और उनके गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना। एग्जाम्पल के लिए आलू अगर हम डायरेक्ट खा लें तो उसमें वो मजा नहीं आएगा, लेकिन जो आलू का चिप्स आता है उसको खाने में हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर मसाले, उसके स्वाद को बढ़ाना, उसको प्रोसेस करना, फ्राई करना, ड्राई करना, ये सारी प्रक्रियाएं उसके अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य पदार्थों भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए खाद्य संसाधन और संरक्षण की आवश्यकता होती है। खाद्य संसाधन का संरक्षण कहने का मतलब है जो भी हम भोज्य पदार्थ का ग्रहण करते हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना। तो आपको पता है कोई भी अगर खराब चीज हो जाए या बासी चीज हो जाए या ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें दुर्गंध आ रहा हो, महक आ रहा हो, क्या आप वो खाना पसंद करोगे? आप मान लो एक कोई ऐसा पैकेट मंगवाए हो डब्बा बंद खाने का जो रेडीमेड है, अब वो आपने खोला, उसमें कीड़े हैं, सूक्ष्म जीव है, वो महक रहा है, बदबू आ रहा है। आपने पिज्जा मंगवाया, पिज्जा बदबू दे रहा है, तो आप खाना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो यही है कि हम संरक्षण इसलिए करते हैं ताकि इसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका कहता है सूक्ष्म जीवों से खराब होने से बचाना। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं यही अक्सर भोजन को खराब करते हैं, तो इनसे इन भोज्य पदार्थों को बचाना और सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, उसके गुणवत्ता को, उसके अवधि को आगे तक लेके चलना ही इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्सों में एक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, संसाधन की सीमा और इसके प्रकार के आधार पर जो खाद्यों का वर्गीकरण हुआ है उसको जान लेते हैं। देखिए खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण उनके गुणवत्ता, उनके जीवन शैली और उनके जरूरतों के हिसाब से किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है
खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। सबसे पहला है विकार्य, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, इसमें पहले नंबर पे आता है। बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे उबाल के अगर हम किसी भोज्य पदार्थ को रखते हैं तो वो जल्दी खराब होने की आशंका होती है। अगर कच्चा आलू घर में 20 दिन भी है तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर उसको उबाल के हम 20 दिन रख देते हैं तो वो खराब हो जाएगा। तो जल्दी खराब होने वाले भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण में सबसे पहले नंबर पे आता है। दूसरा है अर्ध विकार्य, जल्दी खराब न होने वाला खाद्य पदार्थ। मतलब ठीक है, ये बहुत जल्दी भी खराब नहीं होता और बहुत देर भी नहीं लगता, मतलब मीडियम समय इसके अंदर है। और तीसरा हमारा जो है वो है अविकार्य, खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ, मतलब जो कभी खराब ही नहीं होते। तो इन तीन प्रकार के वर्गीकरण में खाद्य पदार्थों को बांटा गया है। सबसे पहला है कि जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। दूसरा है कि जो जल्दी खराब नहीं होता, मतलब बीच का समय लेता है, कुछ समय तक वो सही रहता है। और तीसरा ऐसा भोज्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब ही नहीं होता। तो खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण में अगर बात की जाए तो ये तीन प्रकार के खाद्य पदार्थों को बांटा गया है। अब हम सबसे पहले के बारे में जान लेते हैं कि जो है विकार्य, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, इस ये क्या होता है। तो कई खाद्य पदार्थ सामान्य तापमान में 1 या 2 दिन से अधिक ठीक नहीं रखे जा सकते हैं, अर्थात उनके रंग रूप अथवा गुणवत्ता परिवर्तन आने लगता है। बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको अगर आप 1-2 दिन ऐसे छोड़ दे तो उनके रंग बदलने लगेंगे, उनके सुगंध बदलने लगेंगे, उनका गंध बदलने लगता है, उनका कलर बदलने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है, जो 1 से 2 दिन में अगर ऐसे खाद्य पदार्थों के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिले तो आप समझिए वो विकार्य है, मतलब जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है। ऐसे खाद्य पदार्थों में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसमें अवांछित भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन लाते रहते हैं। जो खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाता है उसके अंदर कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं जो भोज्य पदार्थों के अंदर जीवाणु उत्पन्न करने लगते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। पहले नंबर पे यही था। उदाहरण के लिए दूध हो गया, दही हो गया, मछली हो गया और मांस हो गया, ये बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है अर्ध विकार्य, जल्दी खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, तो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी गुणवत्ता सामान्य तापमान पर कई दिनों तक वैसे ही बनी रहती है। मतलब टेम्परेचर अगर सही हो तो इन भोज्य पदार्थों में जल्दी खराबी नहीं आता है। जैसे कि अब हम आपको कुछ उदाहरण के रूप में बता देते हैं कि आलू प्याज जो है वो हमारे घर में मौजूद होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। और ऐसे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। आपको पता है कि प्याज लंबे समय तक टिका रहता है, आलू लंबे समय तक टिका रहता है, ये 2-3 हफ्ते, 5 हफ्ते, महीने महीने भर खराब नहीं होते। हालांकि यह सब काफी हद तक मौसम पर भी निर्भर करता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप पानी वाले क्षेत्र में अगर आलू को रख दो तो वो सड़ने लगता है, नमी वाले क्षेत्रों पे प्याज सड़ने लगेगा, आलू सड़ने लगेगा। इसलिए हमें ड्राई जगहों पे इन्हें रखना होता है। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, रूपांतरित तने वाली फसलें जैसे आलू प्याज, यह 2-3 सप्ताह तक खराब नहीं होता, ये आपके घर में टिका रहता है। नेक्स्ट और थर्ड नंबर पे आता है अविकार्य, खराब न होने वाले पदार्थ। मतलब अब ऐसे हम पदार्थ की बात करते हैं जो कभी खराब ही नहीं होता है। तो यह ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो सामान्य तापमान पर कई महीनों तक खराब नहीं होते। मतलब टेम्परेचर यदि सही है तो ये लंबे समय तक टिका रहता है। इस खाद्य पदार्थों को व्यक्ति अपनी क्रय तथा भंडारण क्षमता के आधार पर थोक में खरीद सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप 1 किलो गेहूं कभी नहीं खरीदते हो, गेहूं आप थोक में ही खरीदते हो। तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, साबुत मसाले हो गए, कई प्रकार के मेवे, घी, तेल तथा चीनी इत्यादि, ये सब ऐसे खाद्य पदार्थ है। इन चीजों का भी तो हम सेवन करते हैं ना भोजन के रूप में। तो ये लंबे समय तक आपके घरों में खराब नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक इनकी गुणवत्ता जो है अगर समान टेम्परेचर बना रहे तो ये टिका हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर कैसे इनको बांटा गया है। तो देखिए, संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ। अब देखिए, इसके आधार पर भी इसको कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग जो हमारा है वो है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, जिसे मतलब बहुत कम मात्रा में प्रोसेस किया गया है। न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ का तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से जिन्हें कम से कम संसाधित
किया गया है, बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बहुत ज्यादा मसालाएं नहीं यूज किया गया है, बहुत ज्यादा तेल यूज नहीं किया गया है, तो ये कम संसाधित भोज्य पदार्थ हो गया ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। अब मतलब मान लो कि हम किसी चीज को इतना ना डीप फ्राई कर दे, आलू को हम इतना ना डीप फ्राई कर दे कि उसकी मूल गुणवत्ता जो है वही समाप्त हो जाए। बहुत ज्यादा डीप फ्राई या बहुत ज्यादा पका हुआ चीज भी तो कभी कभी हानिकारक होता है। सामान्यतः इसके लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं उसको देख लीजिए। पहला तो प्रक्रिया है साफ करना, दूसरा है काट छांट करना, तीसरा है छीलना, काटना और छोटे छोटे टुकड़े करना, तथा निम्न ताप अर्थात प्रशीतन ताप पर भंडारण करना। मतलब अब कई बार आपने देखा होगा कि अब हम अगर फिंगर की बात कर ले आलू के, तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे उसको फ्राई किया जाता है, लेकिन कुछ ही समय तक। अगर वही फ्लेम उसका लगातार बना रहे तो उसके स्वाद में हमें अंतर देखने को मिलेगा। अगर वही हमें बनाना है तो सबसे पहले तो हम आलू को साफ करेंगे, फिर काटेंगे, छाटेंगे, छीलेंगे, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके निम्न ताप पर या फिर जो उसका औसतन ताप होगा, जो स्टैंडर्ड फ्लेम कहते हैं, उस पे उसका भंडारण करना। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले नंबर पर न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संरक्षित खाद्य पदार्थ। इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पाद में गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती, जैसे कि हिम शीतत फ्रोजन मटर हो गया। आपने देखा होगा कि अब हम मटर का उपयोग तो करते हैं, एक तो हमारा ऐसा होता है जो सब्जी वाले की दुकान पे हमें मिल जाता है, जिसका छिलका उतार के हम मटर का उपयोग करते हैं। लेकिन एक मटर आता है जिसे हम फ्रोजन मटर कहते हैं, जो आपको पनीर वाले दुकान पे अक्सर मिल जाएगा। वो बर्फ के अंदर बिल्कुल पैकेट के अंदर वो पड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरी नहीं है। मटर को छीला, पैक किया और उसे डायरेक्ट फ्रिज में डाल दिया, तो वो लंबे समय तक उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। और इसमें बहुत तरह की सब्जियां भी आती है जिसे निर्जलित, जिसमें जल ना हो, मॉइस्चर ना हो। मटर हो गया, सब्जी हो गया, डब्बा बंद फल हो गया, ये सब इसके संरक्षित खाद्य पदार्थ के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा कहता है विनिर्मित खाद्य पदार्थ। अब विनिर्मित खाद्य पदार्थों में कच्ची सामग्री के जो मूल गुण होते हैं वो काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं। विनिर्मित खाद्य पदार्थ में जो भी कच्चे फल हो, सब्जी हो, इनके जो मूल गुण होते हैं, जो इनकी प्रकृति होती है, नेचर होता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां काम में लाई जाती है। अक्सर विभिन्न संघटकों जैसे कि नमक हो गया, शक्कर हो गया, तेल हो गया, रासायनिक संरक्षक हो गए, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अचार बनाने में मसाले, तेल, नमक, हल्दी, इन सभी चीजों का उपयोग होता है। तो ये क्या होता है, उसके मूल गुण को ना समाप्त कर देता है। अब इसमें उदाहरण के रूप में आपको दिया हुआ है, अचार हो गया, जैम हो गया, मुरब्बा हो गया और शरबत हो गया, पापड़ हो गया, बड़ी इत्यादि को जो निर्माण किया जाता है, तो इसके अंदर इनके मूल गुण को खत्म करके, मॉइस्चर को हटा के फिर इनका निर्माण किया जाता है और इनको लंबे समय तक फिर सुरक्षित रख के इसको भोज्य पदार्थ के रूप में सेवन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। अब हम इसको जान लेते हैं। फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ विभिन्न संगठकों, मतलब इसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और तब जाके इसका निर्माण किया जाता है। संसाधित करके इसको तैयार किया जाता है, कई अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है ताकि प्राप्त खाद्य उत्पादक जो हैं वो सेल्फ लाइफ, मतलब कि सेल्फ लाइफ, उनकी जो आयु होती है वो उनको बढ़ाया जा सके, उनको अधिक दिनों तक उपयोग किया जा सके। जैसे कि डबल रोटी हो गया, बिस्किट हो गया, आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, कुल्फी हो गया, ये सब क्या है, फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थों को मिला के एक मतलब अनुपात होता है। इनका एक निश्चित अनुपात होता है कि इतने किलो को बनाने के लिए इतने इतने अनुपात में चीनी हो गया, कस्टर्ड हो गया, या कि फिर किसी प्रकार का कोई रसायनी हो गया, तो इन सभी को मिला के फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ। अब देखिए, व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ होते हैं जो कच्ची सामग्री के शोधन द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब कच्चे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको शोध करके, मतलब उनको शोधने का मतलब हो गया कि आपने कई बार गन्ने को, लोगों को जूस में पेरते हुए देखा होगा। शोधने का मतलब होता है पेड़ना। जैसे कि गन्ने से शक्कर कैसे बनता है, पहले गन्ने का जूस निकाला जाता है, फिर उसको मशीन में रिफाइन किया जाता है, उसके ऊपर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसको सफाई किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, फिर जाके उससे शक्कर का निर्माण होता है। या फिर आप गुड़ का भी बात कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने से ही गुड़ का निर्माण होता है। अर्थात फिर आप तिलहन
पदार्थों का बात करें कि तेल निकालने के लिए मस्टर्ड को या फिर तोरी को या राई को मशीनों में पेरा जाता है, फिर उससे तेल का निर्माण होता है। तो ये सब व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में व्युत्पन्न अथवा संघटक को और अधिक संसाधित किया जाता है, जैसे तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन करना। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजनीकरण होता है। अब क्या होता है कि कई बार अब देखिए, मैं डायरेक्ट अब मस्टर्ड लेके गया और वहां पे बोला इसको पेड़ दो, वो तो पेड़ दिया, लेकिन कई बार इससे अन्य प्रकार के पदार्थों को निर्माण करने के लिए इसमें हाइड्रोजनीकरण किया जाता है या फिर इसको संसाधित किया जाता है, इसको और प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया होती है, यही हमारा व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ कहलाता है। नंबर 6 हमारा कहता है संश्लेषित खाद्य पदार्थ। संश्लेषित खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जो सूक्ष्म जैविक और रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब जिनमें केमिकल का उपयोग होता है, रसायन का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, जैम का निर्माण होता है, विटामिन का निर्माण होता है, कैल्शियम का निर्माण होता है। तो इन सभी खाद्य पदार्थों में एक्सटर्नली अलग से आपको रसायनों का उपयोग देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव अब मिलेंगे जिनके उपयोग से इन सभी तरह के चीजों का निर्माण किया जाता है। हम बात नंबर 7 की करेंगे। नंबर 7 हमारा कहता है कार्यमूलक खाद्य पदार्थ। अब कार्यमूलक खाद्य पदार्थ क्या होता है? कार्यमूलक खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। लाभदायक प्रभाव कहने का मतलब है ऐसे भोज्य पदार्थ जिनके सेवन करने के बाद हमारा स्वास्थ्य जो है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाए, तो ऐसे खाद्य पदार्थों को हम कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि प्रोबायोटिक, लाइकोपीन, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का रसायन है, एक प्रकार का दवाई है। इन दवाइयों के उपयोग से हमारे शरीर के सेहत को पहले से अधिक सुधारा जा सकता है। और 8 कहता है चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ। मेडिकल फूड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो मेडिकल हमें बताता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो रोग में आहारीय प्रबंधन के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं। अगर किसी प्रकार के बीमार व्यक्ति को आप चिकन, मटन या दूध, पनीर, अंडा ऐसा देना शुरू कर दो और शायद वह उसके बीमारी में वो उपयुक्त न हो, तो शायद उसके शरीर में वो बीमारी को और बढ़ा सकता है। इसलिए डॉक्टर के परामर्श से ही हमें खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में कम सोडियम वाला नमक, आपने अक्सर सुना होगा, ये तो कॉमन सी बातें हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देता है। या फिर आपको लो है, आपका रक्तचाप यदि लो है, तो आपको ऐसे समय में मीठा चीज खाना चाहिए। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है। तो यही सारी चीजें जो हैं वो आपको डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए, मेडिकल फूड कहलाता है। जैसे कि अब हम आपको बताते हैं, लेक्टोस असहायता वाले व्यक्तियों के लिए लैक्टोस मुक्त दूध जो है वो आता है। अब कई बार आपको ऐसे रोगी भी देखने को मिलेंगे जिनको क्रीम फ्री दूध दिया जाता है, जिनके दूध में क्रीम नहीं दिया जाता है, क्योंकि फैटी पर्सन या फिर जो एसिडिक पर्सन होते हैं, जिनके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, उनको क्रीम वाली चीजों से दूर रखा जाता है, घी वगैरह नहीं दिया जाता है खाने में। तो ये सब जो है वो मेडिकल फूड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जीविका के लिए तैयारी। अब हम जान लेते हैं कि इसमें आप डिपार्टमेंट में अगर नौकरी करना चाहते हो, अपने आजीवन को चलाना चाहते हो, अपने पेशे को लागू करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहला तो है नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। किसी भी काम को करने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, स्किल्स तो चाहिए। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायी जो लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो किस किस प्रकार के उनके पास कौशल होने चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कौशल है खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन, सुरक्षा, गुणवत्ता, आश्वासन, बेहतर विनिर्माण पद्धति, पोषण का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट है वो शुरुआत में आपने एक एक करके पढ़ लिया। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के अंदर भोजन भोजन को प्रोसेस करने का तरीका, उसके गुणवत्ता को बनाए रखने का तरीका, उसके स्वाद को बरकरार रखने का तरीका, उसके सेल्फ लाइफ को
और अधिक करने के तरीके के बारे में सबसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब हम एक ऐसे व्यक्ति को ले ले जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, नमक कितना डालना है, हल्दी कितना डालना है, उसको दे दिया चिकन बनाने के लिए, वो तो उसको गोबर बना के रख देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि उसके पास नॉलेज और स्किल्स दोनों होना चाहिए, और इसके साथ जो जरूरी है वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि कई बार कई सारी चीजें जो है वो आपको एक्सपीरियंस के कारण भी आता है। तो इस क्षेत्र में यदि आप रोजगार पाना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके अंदर खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन, सुरक्षा, गुणवत्ता, इन सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कच्ची सामग्री और पकाए हुए निर्मित खाद्य पदार्थों के संघटक, गुणवत्ता और सुरक्षा के विश्लेषण का ज्ञान एवं कौशल उनको होना चाहिए। कच्ची सामग्री से ही हम किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो बनाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके अंदर उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना, उसके बारे में जानकारी होना, नॉलेज होना, ये सभी जरूरी है अगर आप इस क्षेत्र में रोजगार पाना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री तथा बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण एवं खाद्य उत्पादन में उनके उपयोग का ज्ञान। विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री कहने का मतलब है अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ का निर्माण करना, उसके बारे में जानना, या फिर बड़े पैमाने पर अगर उनको किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का निर्माण करना पड़े तो उसकी जानकारी भी उनके पास होना चाहिए, और खाद्य उत्पादन में उनके उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। खाद्य उत्पादन मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि जिस प्रकार से डिमांड बढ़ेगा उसी प्रकार से सप्लाई होगा, तो इसका नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उत्पादन विनिर्देशन। अब ये क्या है, तो खाद्य उत्पादन के विकास का कौशल होना चाहिए कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाना है, कितनी क्वांटिटी में की जानी है, कितना उसके अंदर प्रोसेस फूड करना है, इन सभी चीजों का स्किल्स उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता। पॉइंट हमारा है कि उस व्यक्ति के पास मूल्यांकन करने की शक्ति होनी चाहिए, स्वीकार्यता आनी चाहिए। अब कौशल स्वीकार्यता का क्या होता है कि हमें डिमांड के हिसाब से सप्लाई करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर आप मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक 5 लाख चिप्स के पैकेट का डिमांड है, तो हमें 5 लाख चिप्स के पैकेट के निर्माण के लिए हमें उसी हिसाब से अपने स्टाफ, अपने मशीन, अपने कच्चे मटेरियल को तैयार रखना होगा कि हमें 5 लाख पैकेट का उसका सप्लाई का डिमांड पूरा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है औद्योगिक पद्धतियों, कार्य प्रणाली नियंत्रण, वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ता क्रय पैटर्न को समझने का कौशल होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो इसमें अपना रोजगार पाना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं, उनको तो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कार्य कैसे होता है और नियंत्रण इस पे कैसे करना है, कैसे बनाए गए प्रोडक्ट को अलग अलग वितरण करना है, दुकानों में भेजना है। इसके अलावा जो उपभोक्ता है, जो उन पदार्थों को क्रय कर रहे हैं, उनके पैटर्न को समझना कि कहाँ पे किस तरह के चीजों को भेजना है, कितने क्वांटिटी और क्वालिटी में भेजना है, इन सभी का भी स्किल्स उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। साथ ही साथ खादों को पैक करना, मतलब जो भोज्य पदार्थ होता है उसका जो पैकिंग होता है ना, उस पे भी उसके बिकने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जितना अच्छा पैकेजिंग होगा उतना अच्छा वो बिक्री करता है। चाहे लेबल लगाने की बात करें या ज्ञान एवं कौशल की बात करें, जो पैकेट पे सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं ना, या फिर उस पे लेबल अच्छा होता है, उसका कलर अच्छा होता है, उसको लिखा सही से जाता है, तो उन चीजों के बिक्री होने की संभावना उतनी अधिक होती है। उत्पादन रूपरेखा डिजाइन की सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योग्यता, खाद्य उत्पादन बनाने पर प्रक्रिया एवं कौशल का ज्ञान होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके डिजाइन का, रूपरेखा का, ये सारी चीजें काफी मैटर करता है। साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि एडवर्टाइजमेंट भी बहुत जरूरी है। आजकल के समय में तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे हर एक पॉइंट के बाद आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट मिल ही जाते हैं जिसमें कभी बिस्किट, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा कहता है कार्य क्षेत्र। देखिए संसाधित, पैक किए हुए, सुविधाजनक और लंबी सेल्फ लाइफ वाले खाद्य पदार्थों की निरंतर बढ़ती मांग के कारण
खाद्य उद्योग में कार्य कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग निरंतर बनी रहती है। अब यहाँ पे अगर कार्य क्षेत्र की बात कर लो तो जितने भी आजकल के फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग फूड बनते हैं, चाहे वो कोई भी फूड हो, मैं यहाँ पे किसी फूड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो आपको पता है कि वहां पे तो किसी न किसी प्रकार के वर्कर काम करते ही है ना। लेकिन उनको उन सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब नया व्यक्ति जाके कोई आलू का चिप्स तो बना नहीं सकता, नया व्यक्ति जाके कोई कुरकुरे तो नहीं बना सकता, नया व्यक्ति जाके किसी भी प्रकार के प्रोसेसिंग फूड में काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। कैसे साफ सफाई रखना है, कैसे अपने बॉडी को सही रखना है, कैसे अपने बालों में कैप लगाना है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों वाला चीज है। तो यहाँ पे ये सारे जो प्रॉपर नियम कानून होते हैं ना, वो फॉलो करने होते हैं। के दौर में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रोत्साहित करने वाले चुनौतीपूर्ण और अच्छी आय एवं भविष्य सुनिश्चित करने वाले व्यवसाय जीविका के अनेक अवसर है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, फैक्ट्री है, जगह है जहां पे आपको काम आसानी से मिल जाएगा। आप इन सभी क्षेत्रों में अच्छे अच्छे पैकेजिंग पे, आपको शायद पता नहीं होगा, ये 10 रुपए का कुरकुरे जो आप खाते हो ना, इसके जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं ना, जो जोनल डायरेक्टर वगैरह होते हैं ना, इनके लाखों में सैलरी है, 2.5 2.5 लाख 3 3 लाख रुपए इनको सैलरी मिलता है। जो मार्केटिंग हेड होता है, जो सप्लाई हेड होता है, इनके लाखों में सैलरी होते हैं। तो आजकल के समय में इन सभी जगहों पे कार्य करके अच्छी कमाई की जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहता है अध्याय 5, जिसका नाम है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर के प्रस्तावना को पढ़ना है, इसके महत्व को पढ़ना है, मूलभूत संकल्पनाओं को पढ़ना है, खाद्य सुरक्षा, इसके अलावा खाद्य के ऊपर जो संकट होता है, जैसे भौतिक संकट, रासायनिक संकट, जैविक संकट, खाद्य संक्रमण से क्या समझते हैं, खाद्य विषाक्तता क्या होता है, खाद्य गुणवत्ता क्या होता है। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि भारत में खाद्य मानक नियम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य मानक के गुणवत्ता, शोध, व्यापार से संबंध, अंतरराष्ट्रीय संस्थान जितने भी हैं और जितने प्रकार के समझौते हुए हैं, इन सभी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कोडेक्स एलिमेट्रियस कमीशन के बारे में पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के बारे में पढ़ना है, उत्तम निर्माण पद्धतियां जीएमपी के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा उत्तम हस्तन पद्धतियां जिसे हम जीएचसी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संकट विश्लेषण क्रांति के नियंत्रण बिंदु के बारे में पढ़ना है। और फिर लास्ट में, जैसा कि हम हर एक चैप्टर में उसके कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें इस चैप्टर के अंदर कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। टोटल 16 टॉपिक आपको सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर में पढ़ने हैं। याद रखिएगा, टोटल 16 टॉपिक हैं और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चैप्टर बड़ा है तो आपको पता है कि बोर्ड में आपके एग्जाम में इस चैप्टर से काफी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले पॉइंट को, जिसका नाम है प्रस्तावना। किसी भी देश या क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है, उसके स्वास्थ्य, पोषण स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारण जो है, ये कौन करता है? भोजन करता है। चाहे वो किसी भी देश की बात कर ले, किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, वहां के स्वास्थ्य जो है वो भोजन के ऊपर निर्भर करता है, पोषक स्थिति जो है वो भोजन के ऊपर निर्भर करता है, वहां का प्रोडक्शन जो है वो भी भोजन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए यह जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम भोजन खाते हैं वह पौष्टिक होने के साथ साथ सेवन के लिए सुरक्षित भी हो। मतलब ऐसा भोजन करना जो हमारे शारीरिक लक्षणों में सुटेबल हो, ये नहीं कि भोजन करने के बाद हम बीमार पड़ जाएं। असुरक्षित भोजन के सेवन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो सकते हैं। मतलब कि यदि आप गलत खान पान करते हो तो आपके शरीर में कई प्रकार के ऐसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, बीमारियां उत्पन्न हो सकता है जो आपके शरीर के लिए असुरक्षित है। सबने कई बार संदूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पढ़ा और सुना है। कई बार हमने, क्योंकि हम क्लास 12 की बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12 के होम साइंस की बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो हमने कई बार सुना है कि फूड पॉइजनिंग से होने वाले रोग जो है वो शरीर में विषाक्तता के कारण होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो आपके शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, रोग को जनित करते हैं। वैश्विक स्तर पर आज भी विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग
सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण है। वैश्विक स्तर पे कहने का मतलब है पूरे विश्व की अगर हम बात कर लें तो ये सिर्फ और सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। ये समस्याएं सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। पूरे विश्व के लोग जो है वो बेकार खाने या फिर कहिए कि रोग जनित खाने खाने के कारण कई प्रकार के बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने लगते हैं। तो प्रस्तावना में और भी कुछ आगे आपको पढ़ना है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब एक सर्वेक्षण के अनुसार 2005 में अतिसार, जो एक प्रकार का बीमारी है, अतिसार या दस्त कह सकते हैं, इस सामान्य से प्रतीत होने वाले रोग के कारण 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई। आप समझ सकते हैं कि जो दस्त है, जो लूज मोशन है, जो वोमिटिंग है, ये एक छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे हम अतिसार कहते हैं। और 2005 में जब सर्वेक्षण किया गया तो पता लगाया गया कि 18 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ अतिसार और दस्त जैसी समस्याओं के कारण हो गया। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2010 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रति वर्ष हर एक साल गंभीर दस्त से 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं। समझ सकते हो आप, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो 2010 में सर्वेक्षण किया गया है उसके अनुसार बताया गया है कि 5 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चे प्रत्येक साल 30 करोड़ से अधिक मामले इसी तरह के आए हैं। कई बार खाद्य जनित रोग न केवल व्यक्ति की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होते हैं बल्कि खाद्य जनित बीमारियों के कारण व्यापार, पर्यटन को भी भारी नुकसान पहुंचता है। देखिए, अगर दूषित खाना या दूषित भोजन आप करते हैं तो ये है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है और इससे उस क्षेत्र के व्यापार पे असर पड़ता है, पर्यटन पे असर पड़ता है, इससे धन की बहुत हानि होती है, आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट देखने को मिलता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, लोगों के नौकरियां छूट जाते हैं और कानूनी मुकदमेबाजी के मामले में भी वृद्धि होता है। कानून के मुकदमे, केस वगैरह में काफी वृद्धि देखने को मिलता है। इन सब के कारण देश की जो आर्थिक विकास होता है उसमें रुकावट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ऐसी स्थिति किसी क्षेत्र, देश, राज्य कहीं भी उत्पन्न होता है तो ऐसे में वहां का विकास होना बंद होने लगता है। इन्हीं कारणों से आज पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जैसे मुद्दे को विशेष महत्व दिया जाता है। सभी को पता है कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, उसका सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो है भोजन करना। यदि सही भोजन मनुष्य को प्राप्त न हो तो वो बीमारियों का शिकार हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है या किसी अन्य प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें ना आपको प्रस्तावना के अंदर इस चैप्टर में जानना था। आगे के स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य सुरक्षा और अविषालुता। ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं खाद्य सुरक्षा और अविषालुता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप तो ये जानिए कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है। फूड सेफ्टी से आप क्या समझते हैं। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य अर्थात मतलब उस प्रक्रिया से है, उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है कि नहीं। बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो आज आपको बाजार में आसानी से डब्बा बंद के रूप में मिल जाता है, लेकिन क्या वह खाद्य पदार्थ एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित है या नहीं है, ये कौन हमें बताता है? ये हमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट बताता है, अथवा वह उपभोक्ता अर्थात वह ग्राहक जो किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। खाद्य सुरक्षा को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ आपको पॉइंट्स को भी समझना जरूरी है। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिसका सेवन आम इंसान अपने जीवन में करता है उसको सुरक्षित है कि नहीं उस व्यक्ति के जीवन के लिए, ये बताता है खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अविषालुता, विषैलापन। तो अब ये क्या होता है इसे समझ लीजिए। विषैलापन का मतलब होता है कि देखिए बहुत प्रकार के भोजन होते हैं, यदि कोई भोजन बहुत ज्यादा दूषित है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, कोई ऐसी चीजें हैं जिसके सेवन करने से आपके शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो इसे हम अविषालुता कहते हैं। क्योंकि विषैलापन तो आप एग्जाम में आसानी से समझ जाओगे, लेकिन हो सकता है कि आप अविषालुता को ना समझ पाओ। अविषालुता का मतलब भी विषैलापन ही होता है, टॉक्सिक होता है, जहर टाइप का होता है। किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता उस पदार्थ की अविषालुता
अथवा विषैलापन कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ के विभिन्न परिस्थितियों में, भोज्य पदार्थ की अगर हम बात कर लें तो वो अलग अलग परिस्थितियों में रहता है, कभी ठंडा में, कभी गर्म में। तो ऐसे में अगर वह पदार्थ खराब हो जाए तो वो विषैला हो सकता है। इसी को हम अविषालुता भी कहते हैं। यहाँ खतरे का तात्पर्य उस सापेक्षिक भावना से है, मतलब इस प्रकार के मुद्दे से है जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए और उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। कई बार आपने भोजन बनाते समय देखा होगा कि जो भी हमारे घर में भोजन बनाता हो, यदि आप 12th की गर्ल्स हो तो आपको भी भोजन बनाने आवश्यक रूप से आता ही होगा, नहीं तो मम्मी तो बनाती है। तो अगर मम्मी खाना बनाती है और मान लो कि आपके लिए मम्मी ने सब्जी बनाया और आलू गोभी का सब्जी है, आलू गोभी के सब्जी में आलू की मात्रा और गोभी की मात्रा का बैलेंस होना जरूरी है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे मसाले, तेल, नमक इत्यादि रखे जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बता दूं कि उसमें मैंने मिर्च रख दिया है 1 केजी, आधी किलो सब्जी में मैंने अगर 1 केजी मिर्च रख दिया है, तो आपको पता है कि क्या उसकी गुणवत्ता पहले जैसी वर्तमान होगी? नहीं होगी। वो हमारे शरीर के लिए और विषालुता का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, विषैलेपन का एक एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को करने से हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। संकट भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकता है। अगर आपके भोज्य पदार्थ पे संकट आ रहा है तो वो भौतिक तरीकों का भी हो सकता है, रासायनिक तरीकों का भी हो सकता है और जैविक तरीकों का भी हो सकता है, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब जो भोज्य पदार्थ का सेवन करेगा, जो ग्राहक हो या कोई व्यक्ति हो, उसके जीवन में ये कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। पॉइंट हमारा कहता है संकट। अब संकट जो अभी मैंने आपको पहले के स्लाइड में बताया था कि संकट जो है वो भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है और जैविक हो सकता है। तो इन तीनों संकट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वीवीआई पॉइंट रहेगा ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए संकट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है और जैविक हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं अविषालुता या विषैलेपन के प्रकार, जिसमें पहला क्या है? भौतिक खतरा है। दूसरा क्या है? रासायनिक खतरा है। तीसरा क्या है? जैविक खतरा है। तो इन सभी को समझिए, ये जो है तीनों पॉइंट वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भोजन या किसी भी खाद्य पदार्थ के ऊपर जो संकट आता है वो 3 प्रकार से आ सकता है: भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा और जैविक खतरा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट भौतिक खतरा के बारे में। तो देखिए, भौतिक खतरा ऐसा कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है, परंतु खाद्य उत्पादन या पकाने के दौरान अनजाने से मिल जाते हैं। तो देखिए, भौतिक खतरा में तो आप ये समझ लीजिए कि जो उसका नेचर है, जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ है। सेब की अगर हम बात कर ले तो सेब हमें पता है कि हमारे लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर किसी प्रकार से सेब के ऊपर कुछ ऐसी चीजें मिल जाए या गलती से उसमें चला जाए जिसके सेवन करने से हमारे जीवन के लिए दोष उत्पन्न हो सके, बीमारी उत्पन्न हो सके, तो ये भौतिक खतरा कहलाता है। अथवा आघात पहुंच सकता है, आपको परेशानी हो सकता है। उदाहरण: लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि। कई बार भोजन में आपने देखा होगा कि बाल आपको देखने को मिल जाएगा। जिस घर में लड़कियों के लंबे लंबे बाल होते हैं या फिर जिस घर में लड़कियां होती है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि कभी कभार आपको भोजन में कई बार बाल देखने को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरा होता है। इसके अलावा लकड़ी का टुकड़ा कई बार आपको पत्थर, चावल वगैरह में देखने को मिल जाएगा। हालांकि देखिए, बचपन में जो हम लोग चावल खाते थे उसमें अक्सर ये सारी चीजें देखने को मिलता था, उसमें कंकड़ आ जाता था, दाल में भी कंकड़ होता था। तो अभी क्या है ना कि अब हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो काफी थोड़ा विस्तार हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो अब इन सभी चीजों का बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा आपको। कीट हो गया, कई बार आपने सुना होगा कि अगर खाने वाने को ढक के ना रखा जाए तो उसमें मकड़ी या छिपकली गिर सकती है। तो ये सब भौतिक खतरे के अंतर्गत आता है। पॉइंट हमारा कहता है रासायनिक खतरा। अब हम रासायनिक खतरे के बारे में जान लेते हैं कि रासायनिक खतरा क्या होता है। रासायनिक खतरा अर्थात इस संकट का मतलब उन रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थों से है जो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मतलब ये भोज्य पदार्थ में इनका नेचर ही ऐसा है कि ये उसमें ऑलरेडी होते हैं अथवा उनमें जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। सभी प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैली धातु और पॉलीक्लोरोकृत, बोनाफेनाइल
परिरक्षक, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ संबंधी रासायनिक खतरे हैं। आपने देखा होगा कि पार्टियों में, फंक्शन में या बड़े-बड़े होटल में भोजन को कलर देने के लिए उसमें रंगों को मिलावट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की विषैली चीज़ों को उसके अंदर भोज्य पदार्थों के अंतर्गत मिला देते हैं, तो वो खाना विषैला हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब रासायनिक खतरा है। उदाहरण के लिए कीटनाशक, जिसे हम जहर कहते हैं, अगर जहर आप किसी के भोजन में मिला दो, तो ये तो रासायनिक खतरा है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अवशेष, मार्जन रसायन, मिलावट, पशु चिकित्सीय अवशेष, ये सारी चीजें जो हैं यदि आप भोजन में मिलाते हो तो उस भोजन में रासायनिक खतरा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जैविक खतरा, जिसे हम बायोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं। तो देखिए, जैविक खतरे का जो तात्पर्य है उन जीवधारियों अथवा सूक्ष्म जीवी से है। मतलब जो सूक्ष्म जीव जो हमें अपने नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, या फिर ऐसे जीव जंतु से हैं जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दही में हमारे पास सूक्ष्म जीव पहले से उपस्थित होता है, या फिर किसी विशेष परिस्थिति में उनमें पनपते हैं। ब्रेड को अगर आप छोड़ दो तो उसमें फफूंदी आ जाता है। तो ये सब कुछ उदाहरण है जो जैविक खतरा के अंतर्गत आता है। खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग अर्थात बीमारी व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवाणुओं को खाद्य जनित रोगाणु भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऐसे ही जीवाणु को खाद्य जनित रोगाणु भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी रोगाणुओं द्वारा दो प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? उदाहरण के लिए मक्खी जो है, घुन जो है, तिलचट्टा जो है, कॉकरोच, कृमि, ये सब इसके उदाहरण है। क्योंकि मक्खी की अगर हम बात कर लें तो आपको पता है मक्खी गंदे गंदे स्थानों पर भी बैठती है, और उसके बाद यदि आके वो हमारे भोजन पे बैठ जाए तो ये सूक्ष्म जीवों को, विषाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करती रहती है। दूसरे जगह के गंदगी को हमारे भोजन पे लाके रखेगा, और हम उसी भोजन को अगर ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर को, शरीर के अंदर रोग को उत्पन्न करता है, जो एक प्रकार के जैविक खतरे का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य संक्रमण। अब खाद्य संक्रमण क्या होता है, ये भी आपके लिए वीवीआई पॉइंट रहेगा। खाद्य संक्रमण, आप खाद्य संक्रमण से क्या समझते हैं? खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, खाद्य संक्रमण जो है, फूड पॉइजनिंग जो है, वो भोज्य पदार्थ के साथ यदि रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इसी से यह उत्पन्न होता है। रोगाणु शरीर में पहुंचकर तेजी से संख्या में वृद्धि करते हैं। एक रोगाणु पहुंचेगा, वो आपके शरीर के अंदर जाके प्रजनन करेगा, बच्चे पैदा कर करके आपके शरीर में वो बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेता है, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए साल्मोनेला अगर हम बात करें तो यह जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है। जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, उनकी आंतों में ये सूक्ष्म जीव पाया जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, साल्मोनेला है। इंपॉर्टेंट रहेगा 1 नंबर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त यह कच्चे दूध और अंडे में भी पाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा लोग कच्चे दूधों का सेवन करते हैं, तो ये आपके शरीर में भी आ सकता है। तो ऐसे कारणों के कारण ही कहा जाता है कि दूध को हमेशा उबाल के खाएं, अंडे को हमेशा उबाल के खाएं। हालांकि गर्म करने पर क्या होता है, साल्मोनेला जो है वो नष्ट हो जाता है। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि दूध को हमेशा उबाल के खाना चाहिए। परंतु यदि उपरोक्त खाद्य पदार्थों को आदर्श ताप पर न पकाया जाए, मतलब इसे नहीं उबाला जाए, तो कुछ जीव इसके अंदर जीवित बचे होते हैं, और आमतौर पर साल्मोनेला जो है वो पार संदूषण द्वारा फैलते हैं। तो ये याद रखिएगा, खाद्य संक्रमण जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे ये हमारे शरीर में पहुंचता है ये बता दिया, किन जीवों के अंदर ये चीजें पाई जाती है। क्योंकि दूध जो है वो अक्सर लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते ही हैं, कभी न कभी। बहुत सारे लोगों को दूध पसंद नहीं है, मुझे ही दूध पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता दूध। दही भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, और दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता। तो इसी कारण से जो लोग दूध का सेवन करते हैं उनको ये जानना जरूरी है कि जब भी आप दूध का सेवन करो तो उसे आदर्श ताप पे, मतलब कि उसको अच्छी तरह से उबाल के उसके अंदर मौजूद साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है इसको अच्छे तरीके से समाप्त किया जा सकता है। नहीं तो ये आपके शरीर के अंदर कई प्रकार के रोगों को जन्म दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य विषाक्तता। अब खाद्य विषाक्तता से आप क्या समझते हैं? कई जीवाणु हानिकारक अविष उत्पन्न करते हैं। जो जीवाणु
रोगाणुओं को नष्ट हो जाते हैं, पर भी इनके बाद भी ये खाद्य पदार्थों में बने रहते हैं। याद रखिएगा, कई ऐसे जीवाणु हैं जो ऐसी गंदगी उत्पन्न करते हैं जो जीवाणुओं रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थों में बने रहते हैं, वो मौजूद होते हैं। आमतौर पर जीवाणु जो है वो अविष तभी उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ ना तो अधिक गर्म हो और ना ही अधिक ठंडा। मतलब इनको एक आदर्श टेम्परेचर मिल जाता है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। खाद्य पदार्थों में उपस्थिति अविष को किसी भी प्रकार की गंध, दिखावट अथवा स्वाद द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। कई बार हमने देखा है कि अगर हमारे भोज्य पदार्थ में कोई खराबी आ जाए तो वो बदबू देने लगता है, महकने लगता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन अविष एक ऐसा पॉइंट है जो ना तो रंग बदलता है, ना ही आपको दुर्गंध देगा, लेकिन वो चीजें हमारे भोज्य पदार्थ में मौजूद होता है। इसलिए जरूरी नहीं जो खाद्य पदार्थ चखने या सूंघने पर ठीक लगे वो उपभोग के लिए भी सुरक्षित हो। जो हमें स्वाद में अच्छा लगे, सुगंध में अच्छा लगे, वो हमारे भोज्य पदार्थ के लिए खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उदाहरण के लिए स्टेफिलोकोकस आइरिस जो है, ये जीवाणु जो है वो हवा और जल में पाया जाता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। और इसके जाने से शरीर के अंदर कई प्रकार के बीमारी उत्पन्न होते हैं, या फिर भोजन में इसके आने से भोजन विषाक्त हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम खाद्य गुणवत्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। खाद्य गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं? खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के महत्व को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, खाद्य गुणवत्ता मतलब भोजन की क्वालिटी से है। किसी खाद्य पदार्थ की क्वालिटी का निर्धारण करते समय उसके सकारात्मक गुण, जैसे कि उस भोज्य पदार्थ का रंग, उस भोज्य पदार्थ का सुगंध, उस भोज्य पदार्थ का बनावट इत्यादि के साथ साथ उसके नकारात्मक गुण, जैसे कि उसका सड़ना, उसका संदूषण होना, अपमिश्रण होना, खाद्य सुरक्षा खतरे इत्यादि का आकलन किया जाता है। खाद्य गुणवत्ता मतलब भोजन की क्वालिटी से पहले उसके रंग, सुगंध, बनावट इत्यादि के साथ उसके निगेटिव पॉइंटों को भी देखा जाता है। कहीं ये सड़ तो नहीं गया है, संदूषित तो नहीं हो गया है, अपमिश्रण तो नहीं है, खाद्य सुरक्षा खतरे इत्यादि का वहां पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, तब उसके क्वालिटी को जज किया जाता है। पॉइंट हमारा कहता है भारत में खाद्य मानक नियमन, जिसे हम FSSA कहते हैं, 2006 में लागू किया गया था। देखिए, भारत में खाद्य अपमिश्रण अर्थात मिलावट की अगर बात की जाए तो इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया था। ध्यान से समझिएगा, नियम में लगभग 200 से अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं। अभी अगर वर्तमान समय की बात कर लें तो अभी तक इस नियम में, भारत में जो खाद्य मानक नियमन है, इसमें 200 से अधिक बार इसको सुधारा जा चुका है। भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाले अथवा आयात कर भारत में बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादकों को इस नियम के अंतर्गत वर्णन, जितने भी विस्तार से इसमें डिटेल्स किए गए हैं नियमों को, उसको पूरा करना अनिवार्य है, तभी वह भोज्य पदार्थ भारत के बाजारों में बेचा जा सकेगा। अगर भारत के खाद्य मानक नियमन को वो पूरा नहीं करता है तो उसे बाजार में बेचने से मना कर दिया जाता है। पॉइंट हमारा कहता है PFA के अतिरिक्त अन्य आदेश अधिनियम भी हैं जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। जैसे कि कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे भारत में फल और सब्जी उत्पादन को आदेश देता है, मतलब किस प्रकार के सब्जी और फलों को किस प्रकार से पैक करके बेचना है। यह फल और सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए और उसकी तालिका को निर्धारण करने के लिए बनाया गया। दूसरा है मांस खाद्य उत्पादन आदेश, की जो मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, इसके बारे में, जो मांसाहारी चीजों के ऊपर लागू होता है। इस आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के मांस संबंधी उत्पादों के संसाधन की अनुज्ञापित पत्र अर्थात की लाइसेंस दिया जाता है। मतलब अब मांस बेचना, मांस काटना, मांस का सप्लाई करना, इसके लिए लाइसेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। अब ये जो तेल वगैरह होता है उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के वनस्पति तेलों मार्जिन या फिर विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिसे PFO प्रमाणित करता है। मतलब जो भी तेलीय चीज है या फिर द्रव्य चीज है, जैसे कि जेली हो गया, अचार हो गया, चटनी, सॉस इत्यादि जो है, इसको वनस्पति तेल उत्पाद आदेश के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंध अंतरराष्ट्रीय संस्थान और समझौते। कुछ अब हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो खाद्य की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या फिर उसके ऊपर व्यापार, मार्केटिंग,
जितने भी हैं, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि आज जो वैश्विक दुनिया है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ भारत के प्रोडक्ट को ही खाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत के बाहर के देशों से भी हमारे भारत में आता है। तो इन सभी पॉइंट्सों को हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला है खाद्य मानक, जिसे हम फूड स्टैंडर्ड्स कहते हैं। खाद्य मानक सरकार या संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्धारित वह विनियम या निर्देशित होते हैं, मतलब वह नियम होते हैं, वह नीति होते हैं जिनका पालन खाद्य उत्पादन संस्थान या भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को करना जरूरी है। ऐसे कंपनियां, फैक्ट्रियां या फिर जो उद्योग हैं जो खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या फिर उसे स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं, उन सभी को खाद्य मानक के द्वारा बनाई गई सभी नीति नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि खाद्य पदार्थ जो हम भोजन करते हैं या जो खाते हैं उनकी गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, वो शरीर के लिए हानिकारक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कंपनी मानक। कई मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। अब देखिए कंपनी मानक जो है, कंपनी स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है, कई मानक कंपनी जो है जो अपने स्वयं के लिए उपयोग के लिए बनाते हैं। जैसे कि सामान्यतः ये सब राष्ट्रीय संस्थान है, मतलब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनकी नकल की होती है, मतलब उनके लिए, जैसे आईएसआई जो है। अब क्या है इसको समझ लीजिए, ये भी एक प्रकार का मार्क है जो किसी भी प्रकार के लेबल को निर्देशित करता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के सभी नियमों को फॉलो करता है। बहुत सारे ऐसे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसपे आपको आईएसआई मार्का देखने को मिल जाएगा। यह आपको यह सर्टिफिकेशन देता है कि आप इस भोज्य पदार्थों का सेवन या खाने वाले पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हमारा है क्षेत्रीय मानक। अब देखिए वह मानक जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक अथवा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, क्षेत्रीय मानक कहलाते हैं। हमारा भारत जो है वो विविधताओं भरा देश है, कहीं गर्मी, कहीं ठंड, कहीं बरसात, ऐसी चीजें होती है। तो जो बहुत ठंड वाली जगह है वहां के लिए कुछ नियमें अलग होती है, इसलिए जो सारे देश में तो ये नियम होता नहीं है, इसीलिए इसे हम क्षेत्रीय मानक कहते हैं। कहीं अब तमिलनाडु की बात कर ले तो वहां गर्मी बहुत होती है, तो वहां के नियम कानून अलग होते हैं। तो ये जो अपने अपने क्षेत्र के लिए नियम कानून बनते हैं, इसे हम क्षेत्रीय मानक कहते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानक के बारे में। वह मानक जो राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। यह मानक देश की खाद्य पदार्थ संबंधित इकाइयों को एक समान रहते हैं। उदाहरण के लिए FSAI हो गया, FPO हो गया। अब मतलब जो देश के लिए नियम बनते हैं, अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन जो पूरे देश के खाद्य पदार्थों के लिए नियम कानून बनाते हैं, वो पूरे देश के लिए एक समान होता है। वो किसी भी क्षेत्र, राज्य या किसी भी धर्म या किसी भी जाति समुदाय को देख के नहीं बनाया गया है, वो पूरे देश के साथ एक साथ लागू होगा। उदाहरण के लिए FSSAI है, FPO है, इनके द्वारा बनाए गए नियम पूरे देश में एक समान लागू होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय मानक। इसमें हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। वह मानक जो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, जिसे हम CAC कहते हैं, इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। मतलब कि अब हमने अभी तक क्षेत्रीय मानकों के बारे में पढ़ा, अपने राष्ट्रीय मानकों के बारे में पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानकों का, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इन संगठनों के सभी सदस्य देशों, मतलब इसके जो ग्रुप में जितने भी देश जुड़े हुए हैं, उनके उत्पादकों को इस मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए ISO की अगर हम बात कर लें तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो इसके अंदर संगठित देश है या ग्रुप के देश हैं, उनको इनके नियमों को पालन करना जरूरी है। पॉइंट हमारा कहता है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। अब ये क्या है, देखिए पिछले साल के बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। और इस उससे पिछले साल में ये 1 नंबर के MCQ में था, तो इसलिए आप कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन को याद रखिएगा। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन अर्थात CAC एक अंत सरकारी जिस उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने एवं खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
समझिए इसको बनाया क्यों गया है। तो ये खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि सुरक्षा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन अर्थात सीएसी का निर्माण किया गया था। वर्ष 2017 में 187 देश इस संस्था के सदस्य थे। याद रखिएगा 2017 की अगर हम बात कर लें तो कुल 187 देश जो थे पूरे विश्व के, वो इस संस्था के सदस्य थे। भारत भी अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस संस्था का सदस्य है, मतलब इस ग्रुप का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है। हाल में ही सीएसी खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों में एक मात्रा अथवा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र बनाया गया है, जो ग्रुप बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि खाद्य नियमों के अतिरिक्त इस प्रलेख में उपभोक्ता के हितों की रक्षा, मतलब जो भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं आम इंसान, उनके जीवन की रक्षा, खाद्य व्यापार में उचित पद्धति अर्थात नियम कानून, फेयर प्रैक्टिसेस जो उनको ज्यादा परेशान न करे, सुनिश्चित करने के लिए मानक पद्धति की नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य अनुसंधान या अनुशंसाएं इसके अंदर किए गए हैं। नए नए नियम, नए नए नीति बनाए गए हैं ताकि जो भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उनके लिए जीवन आसान हो और जो व्यापार करते हैं वो भी आसानी से व्यापार कर सके। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स मानकों का ही अनुसरण एवं उपयोग करते हैं। जितने भी बहुत टेक्नोलॉजी वाले देश हैं या विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, वो आज के समय में कोडेक्स मानकों का अनुसरण करते हैं, इनके द्वारा बनाए गए नियमावली को अपने उपयोग में लाते हैं, क्योंकि 187 कंट्रीज 2017 में इसके सदस्य देश थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अब हम अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाएं जैसे आईएसओ हो गया, ये सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। देखिए एक तो ये ग्रुप है, याद रखिएगा आईएसओ, इसमें आपको 9000 देखने को मिलेगा, ये इसका मार्का है। इस संगठन का मिशन क्या है, मतलब क्यों बनाया गया, तो वस्तुओं जो आईएसओ के अंतरराष्ट्रीय विनियम को आसान बनाने, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। आईएसओ जो है वो पूरे विश्व के जो इसके ग्रुप के देश हैं वहां पे विकास करने, सभी खाद्य पदार्थों के एक स्टैंडर्ड को जांचने, उनके प्रौद्योगिक, उनके वैज्ञानिक, उनके यहाँ के समझदार व्यक्तियों के इच्छा के अनुसार बनाए गए प्रोडक्ट को पूरे बाजार में बेचने में सहयोग करता है। पॉइंट हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा किया गया कार्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों के रूप में माना जाता है। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा जितने भी नीति नियम कानून बनाए जाते हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के समझौते के कारण होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। आईएसओ 9000 की अगर हम बात कर ले तो गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। ये जो आईएसओ का चिन्ह लगा रहता है 9000 का, ये इसी प्रकार के गुणवत्ता का संकेत है कि इनके द्वारा ये सर्टिफाइड है, इनके द्वारा बनाए गए नीतियों पे ही ये चीजों को बनाया गया है या किसी संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है। पॉइंट हमारा कहता है विश्व व्यापार संगठन, इसे भी समझ लेते हैं। हालांकि विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपने क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। याद रखिएगा 1955 में इसका स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समझौतों को लागू करना, किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगर कोई विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है तो उसको सुलझाना, अपने सदस्य देशों की, मतलब जो विश्व व्यापार संगठन में जुड़े हुए हैं उनके व्यापार के नियम को बनाना या फिर उसमें सुधार करना या फिर उसमें सहायता करके व्यापार को आसान बनाना, स्वतंत्र बनाना, मतलब स्पष्ट रूप बनाना, पूर्वानुमान के साथ चलाने में सहायता करना, ये सब विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। डब्ल्यूटीओ समझौता के अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं एवं बौद्धिक संपदा भी शामिल है। मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें किसके बदौलत चलता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समझौते के ऊपर चलता है और डब्ल्यूटीओ जो है वो इसी प्रकार के एक समझौते का उदाहरण है। पॉइंट हमारा कहता है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां क्या होता है, तो देखिए खाद्य मानक जो होते हैं उन्हें अपनाने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक मजबूत खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता होती है, एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है, एक नियम की आवश्यकता होती
होती है, नीति की आवश्यकता होती है, कंट्रोल की आवश्यकता होती है, तब जाके खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का निर्माण होता है। पॉइंट हमारा कहता है उत्तम निर्माण पद्धतियां, जिसे हम जीएमपी कहते हैं। उत्तम निर्माण पद्धतियां जो हैं वो गुणवत्ता आश्वासन का एक भाग है, जो सुनिश्चित करता है, बताता है कि खाद्य उत्पाद निर्माता, संसाधक और उत्पाद जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसके उपभोग के लिए सुरक्षित बनाए रखने से पहले ही उपाय करें। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका उपभोग एक उपभोक्ता करता है, उनको बनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि वह खाद्य पदार्थ, वह भोज्य पदार्थ के सेवन करने से किसी भी उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अर्थात इनके द्वारा बनाए गए जो मानक हैं, यहाँ पे जितनी बार मैं मानक बोल रहा हूं वो नियम नीति हैं, उनका पालन करें। निर्माण पद्धतियां अपनाने से संदूषण की संभावना को कम या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, या गलत उत्पादन पर जो गलत तरह के लेबल वगैरह लगाए जाते हैं उससे बचा जा सकता है। निर्माताओं, कई बार आपने देखा होगा ना कि चीजें डुप्लीकेट करके बेची जाती है, घी, तेल, सर्फ, डालडा, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे गलत लेबल लगा के उनको बेचा जाता है, और ये कहीं ना कहीं इंसान के शरीर के लिए नुकसानदायक है। उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद कंपनी के प्रति जो विश्वास होता है वो बढ़ता है। अगर सही तरीके से लेबल लगाया गया है, सही तरीके से जानकारियां दी गई है, सही तरीके से उस पर इंग्रेडिएंट बताया गया है, तो इससे क्या होता है कि जो उपभोग करने वाले होते हैं ना, उनका वहां पे विश्वास बढ़ता है। इसलिए जीएमपी एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम बन जाता है कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उत्तम हस्तन पद्धतियां, जिसे हम जीएचपी कहते हैं। अब देखिए, उत्तम हस्तन पद्धतियां जो हैं, इसका तात्पर्य एक ऐसे अभिगम से है जो खेत से दुकान अथवा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के खाद्य संदूषण से संभावित स्रोतों की पहचान करता है। कई बार आपने देखा होगा कि खेतों से ही चीजों को कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि तक पहुंचाता है, तो यह बताता है कि खाद्य संदूषण के खतरे को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन कौन सी विधियों को अपनाना चाहिए, ताकि जो खाद्य पदार्थ होता है, जो कच्चे माल होते हैं, उनको खराब होने से बचाया जा सके। उत्तम हस्तन विधियां यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थ का हस्तन अर्थात हैंडलिंग करने की सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी है। मतलब कि जो चीजों को हाथों से चुन चुन के साफ करते हैं, उनका स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि बीमारी वाला हाथ है, गंदा हाथ है, उसी हाथ से चीजों को छू रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, और बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संकट विश्लेषण क्रांति एवं नियंत्रण बिंदु, जिसे हम HACCP के नाम से जानते हैं। HACCP जो है वो खाद्य पदार्थों का उपभोग के लिए सुरक्षित होने का आश्वासन देने का एक साधन है। मतलब HACCP जो है, ये लेबल लगने का मतलब है कि अब जो आप जिस चीजों के ऊपर इस लेबल को देख रहे हैं, वो खाद्य पदार्थ, वो भोज्य पदार्थ आपके जीवन के लिए सुरक्षित है, आप उसे सुरक्षित होकर खा सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की परेशानी को उत्पन्न नहीं करेगा। HACCP जो खाद्य पदार्थ एवं भंडारण के लिए एक उपागम है, एक तरीका है, जिसमें किसी खाद्य उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री अर्थात निर्माण प्रक्रिया में प्रत्येक चरण पर विस्तार पर ध्यान दिया जाता है। बनने से लेके, खेत से लेके और फैक्ट्री तक के जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसमें HACCP बड़े ही बारीकी तरीके से ध्यान देता है, ताकि रोगजनक सूक्ष्म जीव अथवा अन्य खाद्य संकटों के विकास में सामग्री और प्रक्रिया के योगदान की क्षमता का आकलन किया जा सके, उसे समझा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है HACCP में निम्न को सम्मिलित किया गया। कौन कौन से बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है, कौन कौन से प्रोसेस को सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है संभावित संकटों की पहचान। जितने भी संकट हो सकते हैं उनको पहचानने की प्रक्रिया है। कच्ची सामग्री को कलेक्ट करने की प्रक्रिया है, फिर उसके निर्माण करने की प्रक्रिया है, फिर उसको बांटने अर्थात वितरण करने की प्रक्रिया है, खाद्य उत्पादों का उपयोग करने की प्रक्रिया है, और संकट अगर आने को है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें HACCP में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे प्रोसेस के बाद ये किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं जो भोज्य पदार्थ के लिए सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है HACCP का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है ये। तो यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक तरीका है, कि भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करने का एक तरीका है। हालांकि
हर तैयार खाद्य उत्पादन को निरीक्षण और परीक्षण करना महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह अधिक समय लेने वाली तथा यह महंगी प्रक्रिया है। खाद्य निरीक्षण मतलब कि भोज्य पदार्थ जब बन के तैयार हो जाते हैं तो उसको देखना, उसको समझना। कोई भी समस्या केवल तभी पकड़ में आती है जब वो उत्पादन हो जाती है, जबकि इसके विपरीत जो है HACCP के अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन या निर्माण प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तभी उचित कार्रवाई करके हमें खतरों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बना लिया जाता है तो उस प्रोडक्ट के बनने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन सी परेशानी है, लेकिन HACCP जो है वो हर प्रोडक्ट को हर स्टेप में ही ट्राई करता रहता है। अब खेत से माल आया तो पहले वहां पे चेक होगा, अब वहां से धुला फिर चेक होगा, फिर उबाला गया फिर चेक होगा, फिर फैक्ट्री में गया फिर चेक होगा, हस्त चयन विधि से उसको साफ किया गया फिर चेक होगा, जब प्रोडक्ट मशीन में गया फिर चेक होगा, जब बन के तैयार हुआ तब चेक होगा, जब पैकिंग होगा तब चेक होगा, उसके 10 दिन के बाद उसको स्टोरेशन से जब निकाला गया भंडारण से तब चेक होगा। तो ये हर एक स्टेप पे चेक करता है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वाले को संसाधकों का उपयोग प्रभावशाली तरीकों से करने के लिए सक्षम बनाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर प्रोसेस को इस स्टेप के माध्यम से चेक किया जाता है। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो है 2006 जो HACCP और BMP के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व उत्पादकों और आपूर्ति करने वालों पर डालता है, मतलब जो बनाता है इसको और जो इसको बेचता है, उन दोनों के ऊपर ये सारे नियम कानूनों को लागू करता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट न बनाए जिसके उपयोग से खाने वाले बीमार हो जाए या उनके शरीर में कोई परेशानी या तकलीफ उत्पन्न हो जाए। तो ये उत्तरदायित्व जो उत्पादों होता है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है और उसको आपूर्ति करने वाले जो बनाते हैं उनके ऊपर होता है। उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्य क्षेत्र। अब हम इसके कार्य क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। आज भारतीय खाद्य संस्थान या उद्योग बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आपको पता है कि जो खाने वाली चीजें हैं ना, आप कहीं भी देख लो वहां पे आपको भीड़ मिल ही जाएगा। तो जिस प्रकार से आज लोग भोजन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, इस कारण से ये जो व्यापार है या जो इसके बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत का खाद्य उद्योग समग्र रूप से घरेलू उत्पाद GDP में 26% का हिस्सेदारी रखता है। हमारे भारत की जो GDP है ना, उसमें 26% जो है ना वो सिर्फ भोज्य पदार्थ से ही आता है। और इसकी उन्नति की गति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में भारतीय खाद्य उद्योग का विकास और तेजी से होगा और ज्यादा विकास करेगा। तो ऐसे समय में आप इसमें अपने जीविका को ढूंढ सकते हैं, अपनी नौकरी को ढूंढ सकते हैं, आपको कई सारे अवसर इसमें प्राप्त हो जाएंगे। वैश्वीकरण तथा भारत में निर्मित खाद्य उत्पादों का निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रहा है। बाहर के देशों में भेजा जा रहा है। भारत में बने जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी उत्पाद हैं, उसको बाहर के देशों में बेचा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी विश्वसनीयता है, इसको बनाए रखने और बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो उत्पाद हैं, जो खाद्य स्वच्छता है, जो गुणवत्ता है, जो सुरक्षा की सुनिश्चित करने का तरीका है, उसका हर एक संभव प्रयास किया जाए ताकि विदेशों में हमारी थू थू ना हो, पता ना चले कि ऐसा भोज्य पदार्थ हमने भेज दिया जिसके खाने के बाद कई सारे लोग बीमार हो जाएं। तो ऐसे समय में आपको अपने यहाँ बनाए गए प्रोडक्ट की स्वच्छता, गुणवत्ता, सुरक्षा, उसके जरूरी के मूवमेंट को देखना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अपेक्षित ज्ञान एवं कौशल। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कोई भी नौकरी अगर आप चाहते हो, कोई भी आप अगर रोजगार चाहते हो या व्यापार चाहते हो, तो वहां पे आपको नॉलेज तो होना जरूरी है और स्किल्स का भी रिक्वायर होता है, जरूरी होता है। व्यक्ति इस क्षेत्र में अपनी जीविका का साधन बनाना चाहते हैं तो उन्हें खाद्य रसायन, खाद्य संसाधन और संरक्षण, खाद्य विश्लेषण और उनके गुणवत्ता नियंत्रण का पर्याप्त ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी जाके वो इस क्षेत्र में अपने आप को व्यापार के रूप में स्थापित कर सकते हैं या रोजगार के रूप में भी आप स्थापित कर सकते हैं। उन्हें खाद्य सूक्ष्म जैव की खाद्य संबंधी कानूनों, संवेदी मूल्यांकन में भी निपुण होना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की परेशानी होती है, कब होती है, क्यों होती है और इसे कैसे सुरक्षित रखा जा सके। तब जाके वह व्यक्ति इस क्षेत्र में अपने व्यापार को, अपने नौकरी को, अपने आजीविका में अपने हाथ को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। इसमें हमें 5
टॉपिक को पढ़ना है जिसमें हमें इसके महत्व के बारे में जानना है, मूलभूत संकल्पना के बारे में जानना है, जीविका के लिए तैयारी के बारे में जानना है, कार्य क्षेत्र के बारे में जानना है। टोटल 4 ही टॉपिक है जो आपको 6 चैप्टर में पढ़ना है। क्लास 12 का साइंस अध्याय 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा में ये जो 4 पॉइंट हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है महत्व के बारे में। तो आइए जान लेते हैं महत्व किसे कहते हैं। नन्हे शिशु बहुत छोटी उम्र में ही सीखना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आयु बहुत कम होती है, जो बहुत ही कम एज के होते हैं, उनकी शुरुआती शिक्षा उनके घर से शुरू हो जाता है। वो अपने घर से ही चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों से लगाव होने लगता है। जो भी बच्चे होते हैं उनके अपने परिवार के सदस्य से लगाव होने लगता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची को देखते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आप ही से सीखते हैं। आप जैसी हरकतें अपने परिवार में करोगे, छोटे बच्चे आपके उन्हीं हरकतों को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लास 12 के होम साइंस में इन सभी मुद्दों को आपको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आपको अपने बच्चे में अच्छा संस्कार, अच्छे रीति रिवाज या अच्छे चीजों को देखना है, तो फिर आपको अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई बात सीखने तथा शिशु को अपने परिवार के सदस्यों के साथ, खास तौर पर उनके माता और पिता, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माता और पिता दोनों लिखा हुआ है। अगर कोई भाई बहन हो तो उनके साथ लगाव होने लगता है। ये बात याद रखिएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं अपने परिवार में जिनको सबसे ज्यादा देखते हैं तो वो कौन होते हैं? उनके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं। तो इन बच्चों का लगाव अपने इन्हीं लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी शिशु के व्यवहार में पहचान की यह क्षमता तब अभिव्यक्त होती है जब लगभग 8 से 12 महीने के बाद कोई अनजान आदमी आपके घर पे आ जाए और उसे देखकर बच्चा डर जाता है। आपने कई बार अक्सर देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने परिवार वाले लोगों के साथ तो बहुत ही फ्रेंडली फील करते हैं, बहुत ही उनको अच्छा फील होता है। लेकिन अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर पे आ जाए जिसको वो व्यक्ति या फिर वो बच्चा नहीं पहचानता है, तो आप देखोगे कि वह बच्चा जो है उससे डरता है, उसके पास जाने से घबराता है, उसको देख के रोने लगता है। तो ये सभी चीजें इसके महत्व के अंतर्गत आता है। छोटा बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों और उन लोगों को भी पहचानने लगता है जो वह नियमित रूप से मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके आसपास आपके परिवार के साथ प्रतिदिन मिलते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो जाएं, आपके फ्रेंड हो जाएं, तो उनके साथ मिलने के कारण छोटा बच्चा उन्हें आसानी से पहचानने लगता है। बच्चा अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बच्चा अपनी माँ से सबसे अधिक लगाव रखता है, क्योंकि माँ की ममता ही ऐसी होती है जो बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखता है, क्योंकि वही ज्यादातर उसकी देखभाल करती है। बच्चे का सबसे ज्यादा देखभाल कौन करता है? उसकी माँ करती है। इसी कारण से हर एक बच्चे का, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, उसका अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है। उसके कमरे से बाहर जाने पर बच्चा कई बार रोना भी शुरू कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है और माँ उसके परिवार से, मतलब घर से बाहर चली जाए, रूम से बाहर चली जाए, तो बच्चा जो है वो रोने लगता है। 1 वर्ष तक की आयु का बच्चा अपनी माँ अथवा देखभाल करने वाले दूसरे व्यक्ति से अधिकतर समय चिपका रहता है। जो बच्चे की देखभाल सबसे ज्यादा करता है, जो बच्चों के साथ जो है अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है, बच्चा उसी के साथ चिपका रहता है। चिपका रहने का मतलब है कि वो बच्चा उसी के साथ रहना पसंद करता है, उसी के साथ घूमना, उसी के आगे पीछे जाना, ये सारे बच्चों के अंदर लक्षण देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शारीरिक विकास के कारण बच्चा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि बच्चे के अंदर शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण पहले वह धीरे धीरे चलना सीखता है और फिर ठीक से चीजों को पकड़ना, फिर उसको पकड़ के खड़ा होना, अपने आप को संतुलित करना, अपने पैरों को संतुलित करना, बैलेंस बना के जमीन के ऊपर चलना, ये सारी चीजें उसके शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। पॉइंट हमारा कहता है मूलभूत संकल्पनाएं। जैसा कि आपने अभी तक के हर एक चैप्टर में पढ़ा है कि मैंने आपको क्लास 12 के होम साइंस में हर एक चैप्टर में मूलभूत संकल्पनाएं
जरूर बताया है। तो इसके भी अब मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन की जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था है। याद रखिएगा, अगर आपसे 1 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है क्लास 12th के बोर्ड में कि प्रारंभिक बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जीवन मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जिसे 2 भागों में जन्म से लेकर 3 वर्ष और 3 से लेकर 8 वर्ष तक में विभाजित किया गया है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ना, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों और 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है शैशवावस्था। जन्म से लेकर 1 वर्ष 2 वर्ष की आयु तक की अवधि है, जिसमें बच्चा अपनी सभी जरूरतों के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है, अर्थात आप कह सकते हैं अपने माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके मूलभूत संकल्पनाओं के अंतर्गत आता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है देखभाल केंद्र, जिसे हम डे केयर कहते हैं। इसमें शिशु केंद्र सामान्यतः पूरे दिन के कार्यक्रम होते हैं, इसमें बच्चों का देखभाल होता है। डे केयर में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिन भर की दिनचर्या को कराया जाता है। इस कार्यक्रम में शिक्षक और सहायकों को बहुत छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करनी होती है, उनकी सुरक्षा करनी होती है, उनके खाने पीने, उनके शौचालय, उनके भाषा विकास, सामाजिक जरूरत, उनको अन्य तरह की चीजों को सिखाने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कभी कभी टोडलर भी कहा जाता है, ये भी आपके 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोडलर भी कहते हैं। इस शब्द को बच्चों के फुदक फुदक कर चलने के रूप में समझा जा सकता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पूरी तरह से बैलेंस होके नहीं चल पाते हैं, वो अपने आप में हिचकोले लेते हुए चलते हैं, फुदक फुदक कर चलते हैं, इस कारण से इन्हें टोडलर कहा जाता है। पॉइंट हमारा कहता है विद्यालय पूर्व बच्चा नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह बच्चा अब किसी ऐसे परिवेश में रहने के लिए तैयार हो जाता है जो परिवार से बाहर का होता है। छोटे बच्चे के लिए कुछ विद्यालय अक्सर मॉन्टेसरी स्कूल भी कहलाते हैं। बच्चों के लिए जो स्कूल होता है ना, उसे हम प्ले स्कूल कहते हैं या फिर मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है जब बच्चा अपने घर परिवार के परिवेश को छोड़ के किसी प्रकार के विद्यालय के परिवेश में इंटर लेता है। और मॉन्टेसरी स्कूल ऐसे विद्यालय होते हैं जहां पे प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा उन सिद्धांतों पर आधारित होता है जो शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा बनाया गया था। देखिए मारिया मॉन्टेसरी ने एक प्रकार का नीति नियम बनाया था कि उसमें बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित किया जाएगा, किस प्रकार से उनको रखा जाएगा, किस प्रकार से उनको शिक्षा दिया जाएगा, इसलिए हम इसे मॉन्टेसरी स्कूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विकास मनोवैज्ञानिक पियाजे ने अपना जीवन यह समझने और समझाने में गुजार दिया कि छोटे बच्चों की दुनिया को समझने के तरीके भिन्न हैं। जैसे बड़े बच्चे या बड़े लोग किसी भी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ही तेजी से, ऐसे छोटे बच्चे नहीं करते। छोटे बच्चे को उन चीजों को समझने में समझाने में समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जीविका के लिए तैयारी। अब इसे भी समझ लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की दुनिया और संबंधों को समझने में विशिष्ट तरीके होते हैं, उनकी विकासात्मक जरूरतें भी अलग होती है। अतः बच्चों के लिए काम करने वाले वयस्क का प्रारंभिक बाल विकास और देखभाल के लिए सुशिक्षित होना आवश्यक है। ऐसे लोग जो बच्चों की देखभाल करते हैं उनको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उनको बच्चों की जरूरतों को समझना जरूरी है। शिक्षक और देखभाल करने वाले उन बच्चों की देखभाल का दायित्व जो उनकी संतान नहीं होते हैं। साथ ही साथ शिक्षक जिस संस्थान में काम करते हैं उसकी और समाज की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। ध्यान से समझिएगा, शिक्षक और देखभाल करने वाले पर उन बच्चों की जिम्मेदारी होती है, जिन बच्चों का देख रेख वो करते हैं उनको उस संस्थान में काम करते हुए समाज की जिम्मेदारियों का आभास होना चाहिए, तब जाके इस क्षेत्र में जीविका के लिए तैयारी या फिर पैसे कमाने के लिए तैयारी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा व्यावसायिक को बच्चों, उनके कल्याण, जरूरतों, चुनौतियों की जानकारी और ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे उनके वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान कर सके। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, जो मैंने आपको बताया है 0 से लेके 8 वर्ष तक होता है और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, 0 से 3 और 3 से लेके 8 वर्ष। तो इन बीच में जो उनको जानकारी होना चाहिए बच्चों के बारे में वो काफी चुनौतीपूर्ण होता है। उनके कल्याण के लिए, उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनके वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है।
विद्यालय पूर्व बच्चों की शारीरिक देखभाल जैसे उनकी सफाई, उनका खान-पान, शौच आदि की निगरानी करने की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा बोलने और मल-मूत्र विसर्जन करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है, खाने-पीने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। यदि उन बच्चों को भूख लगता है तो वो बता सकते हैं कि उन्हें खाने की ज़रूरत है, उन्हें अगर शौच जाने को ज़रूरत लगे तो वो बता सकते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को इन सभी पॉइंट्स पे काफ़ी कम ध्यान देना होता है, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों के लिए सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शिक्षक को बच्चों को नई चीज़ों को सिखाने, प्राकृतिक घटनाओं का अनुभव करने और अनेक प्रकार के अनुभवों में दिलचस्प अवसर प्रदान करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे किताबी ज्ञान तो हासिल कर नहीं सकते। उन्हें चित्रों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत होती है। इस समय उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और खोजबीन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्यक्षेत्र। तो देखिए इसके कार्य को आप किन-किन क्षेत्रों में आप कर सकते हैं, आजीविका ले सकते हैं। तो सरकारी और गैर सरकारी बच्चों के लिए अभियान से आप इसमें नौकरी वगैरह का अवसर ले सकते हैं। उद्यमी, उद्यमी मतलब व्यापार या व्यवसाय के रूप में अपने बाल देखभाल केंद्र खोल सकते हैं। नर्सरी स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं। शिशु केंद्र में आप देखभालकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। दिवस देखभाल केंद्र खोल सकते हैं। समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आप इसमें आजीविका को ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस कारण से आपको इस चैप्टर में आपको ये 4 पॉइंट जो थे वो काफी महत्वपूर्ण है और भी आए, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और वन शॉट में आपको उन्हीं सिलेबसों को बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला पार्ट हमारा ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब पे, ये सेकेंड पार्ट होने वाला है जिसमें मैंने आपको फिर से 3 चैप्टर को समझाया है। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको 3 और चैप्टरों को समझाऊंगा। टोटल 4 से 5 पार्ट हो सकते हैं। मैंने इन्हें 4 से 5 पार्ट में इसलिए कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको पढ़ने, समझने और चीजों को आसानी से प्राप्त करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 6 चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 होम साइंस का वन शॉट का पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। आशा करता हूं कि पार्ट 2 में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही।